उसे टीचर्स देखे, बोले बहुत बढ़िया बनाया है। 8 के बच्चे भी बहुत अच्छा बनाए थे, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा बनाया। और इसी तरह आप लोग कोशिश करते रहिए कि जो भी अब आप लोगों को दिया जाए कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए, तो उसको आप लोग तन मन से बनाइए। काफी प्रशंसा के पात्र हैं आप लोग। और दूसरी बात, क्या स्कूल खुलने के लिए कुछ सुनाई पड़ा तुम लोगों को? कहीं से कोई मैसेज? गुड आफ्टरनून मैम। अर्नवी नो मैम। बताओ बेटा। हाँ, नो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या क्या पता No, चल रहा है? ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून मैम। हम लोग 20 दिन बाद मिले हैं, है ना? तो क्या लग रहा है, अब स्कूल खुल जाना चाहिए? हाँ, यस मैम। खुल जाना चाहिए ना? Yes ma'am. Yes हाँ, ma'am. हाँ, Yes ma'am. हम लोग भी चाह रहे हैं कि अब स्कूल खुल जाए, क्योंकि ये पढ़ाई तो जैसे क्या होता है मैं बता रही हूँ। जैसे बागीचे में हम लोग जाते हैं तो फूलों को जो निहारते हैं और उसकी खुशबू लेते हैं, वो एक दूसरी बात होती है ना? हाँ, कभी कभी Yes, इच्छा होती है तो इस फूल को देखते हैं, कभी इच्छा होती है उस फूल को देखते हैं, कभी उस नजारे को देखते हैं, कभी उस नजारे को देखते हैं। और इच्छा होती है कि सारी खुशबुओं को एक थैले में भर लें, एक झोले में भर लें। कितना अधिक मनभावन दृश्य होता है सारे फूलों को देखकर, है ना? ये मैं एक उद्यान और एक बागीचे की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो हमारा विद्यालय वही है, एक बागीचा है, एक उद्यान है ना? जहाँ आप लोग सब आते हैं तो लगता है दोस्तों से कितने मिले, टीचर से कितना बात करें। हम लोग को भी लगता है कि मेरे बच्चे हैं, क्या बात करें, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या इनकी समस्या है उसको देखें। लेकिन ये घर में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों, पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन इसकी तुलना मैंने की है एक फूलदान में रखे हुए फूलों की कुछ गुलदस्तों से, है ना? वैसा ही लगता है ना कि एक फूलदान रखा हुआ है, बड़ा सा फ्लावर वास, और उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स को मैंने लगा दिया है। और तुम लोगों से मैं कह रही हूँ चलो उद्यान में भ्रमण करो। तो उद्यान नहीं है ना, वो क्या है? हाँ, फूलों को हम देख रहे हैं कि मैडम ने कुछ फूलों का गुच्छा उसमें लगा दिया है, देख रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं। वही हमारी ऑनलाइन व्यवस्था है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये भी तुम लोग जानते हो ना? कुछ नहीं से कुछ Yes बना, ma'am. बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, वो स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती, बहुत खराब हो जाती है। तो उससे कम से कम हम लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, कुछ तो पढ़ाई हो रही है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही विद्यालय खुलेगा, 1 महीने 2 महीने जब खुल जाए, और बस आप लोग यही प्रार्थना कीजिए। और अभी भी बच्चों सुरक्षित रहना है, ये नहीं कि अभी हम लोग घर से बाहर घूमना शुरू कर दें अननेसेसरी। मास्क और दूरी और सैनिटाइजर ये अभी भी जरूरी है बच्चों, बात समझ में आ रही है? स्कूल जब खुलेगा अभी तो फुल प्रिकॉशन में आना है, ठीक है? और अब बात बताइए कि जो भी समर वेकेशन में होमवर्क दिया गया था वो तुम लोगों ने किया या नहीं? Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes ma'am. वेरी गुड। Ma'am. अब ये Yes. स्पर्श स्पर्श अतिथि बना था ना? स्पर्श अतिथि की भूमिका में स्पर्श था, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया एक्टिंग थी तुम्हारी। और इसी तरह Thank you, ma'am. अब मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, आप लोग दूसरे दूसरे चैप्टर्स को भी करते रहे, है ना? अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, ये अभिनय के द्वारा ये चैप्टर ज्यादा दिमाग में बैठा, अच्छी तरह से बैठा ना? Yes ma'am. अब तो Yes, अब तो कहीं से कोई प्रश्न आएगा आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये जो पद में मैंने पढ़ाया था, रहीम के दोहे पढ़ाया था ना छुट्टियों से पहले? Yes ma'am. तो क्या उसका बन सकता है? सोचिए जरा, सोचिएगा कभी आप लोग बैठ के। जैसे जितने दोहे हैं, एक दोहे को एक बच्चे ने अभिनय किया करके बताया, दूसरे दोहे को दूसरे बच्चे ने किया, तीसरे दोहे को तीसरे बच्चे ने किया। क्या ऐसा बन सकता है? Yes ma'am, बन सकता है। यस मैम, बन जाएगा। स्पर्श, बाकी बच्चे भी बताओ। Yes ma'am, हो सकता है। परियोजना कार्य तो मैं लूंगी। अब जिन बच्चों का, कल कुछ बच्चों का फिर आया है, अतिथि तुम कब जाओगे उसी चैप्टर का आया है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कल की भी कोशिश अच्छी थी, लेकिन स्पर्श वाला जो था वो बहुत अच्छा था। उसमें अर्णवी प्रकाश वाला जो था उसमें बहुत अच्छा था। वैसे मैं कल जो बच्चों ने भेजा है वो भी निराश ना हो, आपकी भी कोशिश अच्छी थी,
लेकिन हर इंसान चाहता है कि हम अपना द बेस्ट दें, चाहता है ना? आप लोग सहमत हैं कि नहीं? यस मैम। हर चाहता हर Yes, ma'am. बच्चा चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हम अपना द बेस्ट दें। तो द बेस्ट देने के लिए क्या होता है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है ना। थोड़ा चीनी ज्यादा डालेंगे Yes, तभी ma'am. ना मिठास मिलेगी हमको। अब चीनी होगा तो फिर सिर्फ गद्य क्यों ही हम लोग क्यों अभिनय का आधार बनाए, पद्य को क्यों नहीं? पद्य को भी तो बनाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए ये रहीम के दोहे हैं, जैसे है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। अगर इसी दोहे को मान लीजिए एक बच्चा खड़ा हुआ और वो कह रहा है कि रहीम के दोहे जितने भी हैं, थोड़ा भूमिका देते हुए, ये दो रहीम के दोहे हैं, इस पंक्ति में रहीम दास ने ये बात कही है, ये समझाई है बात, आप उसको एंकरिंग कर दिया। खुद ही एंकरिंग करना है, एंकरिंग अब अर्णवी प्रकाश नहीं करेगी। ये दोहे की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि वो एंकरिंग अर्णवी प्रकाश क्या करेगी, वो सारे दोहे को एक साथ कंपाइल करके और अपना जो कुछ बोलना होगा 2-4 पंक्तियों में बोल देगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह से अतिथि तुम कब जाओगे में जिस बच्चे ने जिस पात्र की भूमिका निभाई, वो भूमिका आपको स्वयं निभाना है। अब आप चूज कर लीजिए कि किस दोहे को कौन बच्चा बोलेगा। और इसमें क्या होगा कि जितने दोहे हैं उतने बच्चे, कुल कितने दोहे हैं इसमें बच्चों? इसमें कुल कितने दोहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैम 11 11 बच्चे शामिल, 11 बच्चे शामिल हो जाएंगे ना। और 11 बच्चे Yes, ma'am. पहला दोहा, पहला बच्चा बोल रहा है इसके बारे में कि इस दोहे में रहीम के दोहे, जितने भी रहीम के दोहे हैं, सभी दोहे किसी न किसी नैतिकता परक बातों को, किसी न किसी उपदेशात्मक बातों को लेकर ही रहीम दास ने इसकी रचना की है। तो पहला जो दोहा है उसमें उन्होंने इस बात को कहा है, ठीक है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसको किस तरह से मैं चाहती हूँ। तो एक धागे को लेकर, ऐसे धागे को लेकर उसको खींच कर तोड़ दिए, है ना। अब देखिए रहीम दास ने कहा है कि जिस तरह से संबंध ये तो धागा है, इसको बिना सोचे समझे हमने खींचकर तोड़ दिया। इसी तरह हमारा मानवीय संबंध भी है। अब हम देखें इस दोहे रहीम के अनुसार इस धागे को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या कीजिएगा, उसमें गांठ बांधने लगिएगा, है ना। दोनों धागे जो किनारे हैं उसको तोड़े हुए को, उसको फिर जब गांठ बांधिएगा तो फिर ऐसे दिखाइएगा, देखिए धागा तो बंध गया लेकिन इसमें एक गांठ पड़ गई। तो इसीलिए रहीम दास ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस तरह से ये दोहे, इस दोहे का यही अर्थ है और मैं भी इस दोहे का यही अर्थ आप लोगों को इस धागे के माध्यम से बताना चाहता हूँ। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत कठिन। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, Yes, ma'am. बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप आप सभी बच्चे इससे फिर रहीमन निज मन की भी था, ऐसे फिर जो दूसरा बच्चा होगा जो इस दोहे को करेगा, वो अभिनय के द्वारा वो कहेगा, रहीम दास ने कहा है रहीमन निज मन की भी था, मन ही राखो गोय, यानी अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्ट को, अपने मन की पीड़ा को रहीम दास ने इसमें क्या बताया है, हमें मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। अब इसका एक और उदाहरण, इसको इस तरह से बोलकर अब बताइए कि उदाहरण में आप लोग कैसे इसको दिखाएंगे। कोई जरा गेस करके मुझे बताओ कि सुनी अठलई हैं लोग सब बांट न लय हैं कोई, इसको कैसे दिखाएंगे आप लोग, एक्टिंग के द्वारा, अभिनय में कैसे दिखाएंगे? सोचो। जैसे पहले वाले में तो धागा था, उसमें कोई जरूरत नहीं था, धागा आपने तोड़ा और फिर उसको गांठ बांध दिया और फिर दिखा दिया। लेकिन इसमें सोचो जरा कैसे करोगे। रहीमन निज मन की भी था, मन ही राखो गोए, सुनी अठले हैं लोग सब बांट न लय हैं कोई। स्पर्श कैसे करोगे? मैम ऐसे करेंगे एक्टिंग की, हम किसी को सुनाएंगे और वो ऐसे हंसेगा, हा 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 हा, सुनने के बाद उसका मजाक उड़ाएगा। ये मैम इस टाइप से कुछ जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में अगर कोई छोटे भाई बहन हो, 1-2 लोग, तो ऐसे उनको हम खड़ा कर देंगे, ठीक है। और हम जैसे कह रहे हैं कि रहीमन निज मन की भी था, मन ही राखो गोय, सुनी अठले हैं लोग सब बांटने लय हैं कोई। तो मान लीजिए घर में जो 2 हमारे हैं, और मान लीजिए वो हमारे पड़ोसी हैं, सपोज कीजिए वो हमारे क्या है, पड़ोसी हैं या हमारे मित्र हैं,
और हम उनके पास जाकर कह रहे हैं ऐसे कि अपनी कष्ट को ऐसे कह रहे हैं, ऐसे फिर रो रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, है ना, हम बहुत कष्ट में हैं, उनको हम जैसे वार्तालाप कर रहे हैं, बता रहे हैं। और वो दोनों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ढांढस बंधा रहे हैं, ऐसे कंधे पे हाथ रखते हुए, है ना, कि मत घबराइए, बोलते हुए कि अच्छा मत घबराइए, मत घबराइए, ऐसे, ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमको ढांढस बंधा कर दिए और हम भी कहे कि हाँ चलिए आप ही लोगों का साथ है, आप लोग मेरा कितना ध्यान रखते हैं, चलिए, है ना, बोलते हुए हम उन लोगों का धन्यवाद करते हुए कि चलिए आप लोग मुझे कितना बढ़िया से समझाए, चलिए आप लोग हैं तो मुझे किसी कष्ट की, किसी बात को सोचने की जरूरत नहीं है। बोलते हुए क्या होगा कि हम धन्यवाद देते हुए चले जाएंगे। और जैसे हम चले जाएंगे तो जैसा कि स्पर्श ने कहा, वो लोग फिर क्या करेंगे, दोनों खड़े होकर आपस में क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ, मजाक उड़ाएंगे। ये तो बहुत बनता है या बहुत बनती है ना, देखो आज मुसीबत आया है तो कैसे हम लोग को आकर हम लोग को पूछ रही है और कह रही है कि आप लोग हमारे सब कुछ हैं। और ऐसे तो हम लोग को पूछती तक नहीं है या पूछता तक नहीं है ना। और आज देखो जरूरत पड़ी है तो कैसे आकर आंख घड़ियाली आंसू बहा रही है ना। और फिर बोलकर दोनों एक दूसरे को से पकड़ कर खूब हंसने लगते हैं, जैसे कैसे लोग खिल्ली उड़ाते हैं तो कैसे करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, यस मैम। तो फिर वो खिल्ली उड़ाने लगते हैं। तो ये दोहा को हम लोग ऐसे दिखा दिए। फिर तीसरा, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच वो फूले फले अगाए। इसमें जो तीसरा दोहा बच्चा बोलेगा उसके लिए फिर क्या करेगा, छोटा सा पॉट लाएगा, प्लांट उसमें रखेगा। हाँ, क्योंकि इस दोहे में रहीमन दास ने किसकी उदाहरण दिया है, पेड़ पौधे का ना, पौधों ना? तो एक छोटा सा प्लांट में जिसमें पौधा होगा हम उसको लाकर रखेंगे ना, यानी उदाहरण सामने रखेंगे। यहाँ रहीम दास ने अप्रत्यक्ष समझाया है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, प्रत्यक्ष उसको सामने रखना है। एक छोटा सा पॉट लाएंगे और कहेंगे कि ये जिस तरह से ये पौधा है, हम अगर इसके मूल पर ध्यान देंगे, इसकी जड़ पर ध्यान देंगे और जड़ को ही सींचेंगे और थोड़ा सा खाद भी डाल देंगे पौधे में, ठीक है, और थोड़ा सा पानी रखेंगे एक बर्तन में, हम इसके जड़ पर ध्यान देंगे, ना कि उसके पत्तों को छूते हुए। और उसमें जो फूल होंगे उसको भी आप लोग छूते हुए कहेंगे, ना इसके पत्तों पर ध्यान देंगे और ना इसके फूलों पर, ना इसके फलों पर, सिर्फ हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होगा, इसके जड़ में। तो आइए देखिए, अगर हम जड़ को सींचते हैं तो ये पौधा जो है आज ये छोटा है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा, इसमें फल आएंगे, इसमें फूल आएंगे और इस तरह से ये विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो इस दोहे के द्वारा रहीम दास ने ये बताया है कि अगर हमारा ध्यान केंद्र में, अर्थात हमारा जो जीवन का लक्ष्य है ना, किसी एक लक्ष्य पर हो तो हमें इसमें सफलता जरूर है ना। वो मॉडल बना के दिखाते हैं कि कोई इंजीनियर का चित्र दिखा देंगे, कोई डॉक्टर का चित्र दिखा देंगे, वैज्ञानिक, ऐसा भी होता है ना। हाँ, सोचने में होता है ना। तो वैसे दो तीन बनाते हैं। वकील, आजकल का जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, वो ऐसे दिखा दिए कि, तो इसीलिए रहीम दास ने कहा है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, यानी जिस बच्चे का जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमारा ध्यान कहाँ होगा, मूल में, जड़ में, केंद्र में, जैसा कि इस पौधे के द्वारा मैंने बताया। तो बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम, आ रही है? इस तरह से यस मैम। फिर चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब इसमें थोड़ा सा कॉस्ट्यूम, बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम, राम लक्ष्मण बन जाइए, सीता बन जाइए, घर में अगर 3 विद्यार्थी हो, भाई बहन हो, जो भी है ना, तो थोड़ा ऐसे बाल को पकड़कर ऐसे थोड़ा उसमें लपेट लीजिए, मुनि वेश बना लीजिए, थोड़ा गेरुआ रंग का दुपट्टा वगैरह हो तो ऐसे उसको ओढ़ लीजिए, ठीक है। और कुछ जो सीता बनेगी, हाथ में थोड़ा रुद्राक्ष का माला वगैरह होता है ना घर में, वैसा वो पहन के थोड़ा सा मतलब नाटकीय ढंग देना है इसको, अभिनय, ठीक है ना। और तभी ना जाकर आपका ये पीपीटी अच्छा बनेगा, नाटक जो है अभिनय अच्छा होगा। तो थोड़ा राम लक्ष्मण सीता बन के कि देखिए ये हम जो उसमें कहेगा कि मैं राजा दशरथ का पुत्र, है ना, इतनी बड़ी बड़े भवन को, इतने विशाल महल को छोड़कर आज मुझे अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ मुझे अयोध्या नगरी को छोड़कर मुझे कहाँ आना पड़ा है, इस चित्रकूट में आना पड़ा है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति पर विपत्ति आती है, मुझे भी कहाँ पता था कि मुझे अपना महल, अपना राज्य पाठ सब छोड़कर इस चित्रकूट में आना पड़ेगा, है ना। बात आ रही समझ में बच्चों?
Yes, ma'am. इसमें Yes, ma'am. ये क्या कहते हैं, बैकग्राउंड में झोपड़ी ओपड़ी कोई दृश्य ऐसा दिखा देंगे, दृश्य वन का दृश्य होगा जिसमें एक झोपड़ी होगी, ये भी कर सकते हो, है ना? क्योंकि Yes, चित्र का पेड़ पौधे और पीछे झोपड़ी और सामने राम लक्ष्मण और सीता, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोगों को, अब जो बच्चा जिस पंक्ति को ऑप्ट करेगा, जिस अभिनय को करना चाहता है, वो उसी तरीके से करेगा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? वैसे आप लोग टेक्नोलॉजी में मुझसे कहीं आगे हैं, टीचर से बच्चे बहुत आगे रहते हैं, है ना? हम लोग बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखते हैं। आप लोगों से तात्पर्य है जो स्टूडेंट हैं, या तो जो पास आउट हो गए हैं, या आप लोग जैसे हैं पढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से, और अब जिस बच्चे को लगे कि हाँ हम इसका कैसे करें, थोड़ा मैडम से डिस्कस करना है, तो यू कैन डिस्कस मी, ओके? लेकिन मेरी बात समझ में आ गई? गद्य के साथ पद का भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. तो जो बच्चे अभी तक प्रोजेक्ट वर्क नहीं बनाए हैं, मेरा प्रोजेक्ट वर्क यही था ना समर वेकेशन में, तो जिन बच्चों ने अभी Yes, ma'am. नहीं बनाया है वो बनाकर यथाशीघ्र भेजेंगे, क्योंकि अब मैं कोई समय ज्यादा नहीं दूंगी, अब 1 वीक का समय मैं दे रही हूँ, क्योंकि सबकी सहभागिता, सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि चलो हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं आप लोगों को लिस्ट भी दे दूंगी, आपके ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि जिन बच्चों का कोई अभिनय नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो क्रियाकलाप है, अभी जब तक हम लोग ऑनलाइन है ऑनलाइन ही करेंगे, जब ऑफलाइन पढ़ाई होगी तो फिर क्लास में करेंगे हम लोग। बात आई समझ में बच्चों? हाँ, Yes, ma'am. सभी Yes, बच्चे ma'am. सहमत हो? तो जिन बच्चों ने Yes, ma'am. किया है प्रोजेक्ट वर्क, ये जो मैंने अभी दिया था आप लोगों को क्रियाकलाप, वो बच्चे कर लेंगे, ओके? ओके, इसके बाद आपका क्या था, मैं पहले समर वेकेशन के होमवर्क की ही बात कर रही हूँ। दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे, अतिथि, इन तीनों पाठों से बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर, बहुवैकल्पिक का मतलब मल्टीपल MCQ, ma'am. Multiple choice. एमसीक्यू, Multiple choice. हाँ 10-10 क्वेश्चन बनाना था, यानी 3 चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन बनेंगे, तो बच्चों कितने हुए कुल क्वेश्चन? Ma'am, Ma'am, 30 question. आप लोगों ने बनाया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपकी अगले महीने यानी जुलाई से कभी भी आप लोगों का शेड्यूल आ जाएगा, आप लोग का फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का, जो कि 40 मार्क्स का होता है, क्लास 8 में भी आप लोग दिए होंगे ना? हाँ, उसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका रहेगा 2-2 नंबर का, 1 वाक्य और 2 वाक्यों में। आ गई बात समझ में? तो 20-10 कितने हो गए? 30, और 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, वो कितना हो गया? कुल 40 हो गया। यही ना था Yes. क्वेश्चन का पैटर्न? यही Yes, था ma'am. Yes. पैटर्न के Yes, ma'am. आधार पर बहुवैकल्पिक प्रश्न आप लोगों को 30, उसके बाद उपरोक्त पाठों से ही, यानी इसी 3 पाठों से 1 या 2 पंक्तियों वाले अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, तो वो कितने हो गए? 5-5, यानी 3 चैप्टर के मिला के 15. 15 हो गए। उसके बाद पठित पाठों के शब्दार्थ, यानी इन्हीं 3 पाठों से जो आपके शब्दार्थ है वो शब्दार्थ याद करें, और किन्हीं 10 शब्दों से वाक्य रचना, किन्हीं भी 10 शब्दों से। आ रही बात समझ में? तीनों पाठों से मिलाकर कोई 10 शब्द रचना, वाक्य रचना। आ गई बात समझ में? ये Yes, ma'am. और पद, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा सुदाहरण, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ये शब्द, पद, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण के साथ, ये आपके, और डिजिटल इंडिया विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखे हो? Yes, ma'am. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने इसमें से कुछ भी अभी आपका बाकी है तो वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। जुलाई में आपके हो सकता है कि फर्स्ट वीक तक ही आ जाए आपका शेड्यूल एग्जाम का, आपके 40 नंबर का, है ना? तो 40 में मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का किसी भी विषय में 1 नंबर भी ना कटे। बात आ रही समझ में? मैं चाहती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स में मेरे बच्चे अच्छा करें, तो अच्छा करने के लिए बच्चों थोड़ी तो मेहनत करनी होगी, ठीक है? मैं मानती हूँ कि ये कोरोना के कारण आप लोग बहुत दिन से घर में बंद हैं, लेकिन ये मनोरंजन के लिए ही तो मैंने अभिनयात्मक प्रणाली का सहारा लिया है,
कि कुछ थोड़ा एक्टिंग कीजिए आप लोग, कुछ तो मन आप लोग का बहलेगा, है ना, कुछ तो आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। इसीलिए तो कुछ परिस्थितियां हम लोग के हाथ में नहीं होती, मानव के हाथ में नहीं होती है। मानव के हाथ में वही होता है कि हम लोग कुछ परिवर्तन कर लें। तो परिवर्तन करने के बहुत सारे काम है, तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो सभी बच्चों से मैं यही कह रही हूँ और कहना चाहूंगी कि जिनका भी अभी तक कोई भी इनमें से छूटा हुआ है, और एक और था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों की परियोजना, उत्पत्ति के आधार पर। तो मैंने आप लोगों को परियोजना के लिए तो ये सारे आप लोगों को दिया है कार्य, है ना, लेकिन ये उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद है उसको याद कर लेंगे आप लोग। मैंने छुट्टियों से पहले लिखवाया था ना, पढ़ा दिया था ना। यस Yes, मैम, ma'am. फिर से मैं हम लिखवा दी थी आप। फिर से मैं करवा दूंगी। लेकिन जिन बच्चों का अभी तक एक्टिविटी नहीं हुआ है वे जरूर जल्दी से जितना जल्दी हो सके बनाकर भेज दें, क्योंकि फिर आपके जब टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई होमवर्क की बात, हॉलीडे होमवर्क की बात। और जहां तक करेक्शन की बात है, जैसे ही स्कूल खुलेगा, जिस दिन खुलेगा उस दिन तो मैं नहीं, उसके नेक्स्ट डे मुझे उतनी सारी कॉपियां चाहिए, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहेंगे उतनी कॉपियां, क्योंकि कॉपियों को फिर मैं चेक करूंगी, ठीक है। इसलिए अभी आप लोग सब काम को करके रखिए, ओके। दूसरी बात आती है बच्चों, हाँ, जून महीने तक में जो पढ़ाई की बात थी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो मैंने सिलेबस आप लोगों को भेजा था, रहीम के दोहे हो गया है। अब कौन सी कविता बाकी है, कोई बच्चा मुझे एक बताए। हम आदमी नामा। वेरी गुड, आदमी नामा। आदमी नामा। यस, 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, एक आदमी नामा पढ़ाना बाकी है, जो मैं पढ़ा दूंगी। तो जून महीने का सारा समाप्त, और हम लोग बच्चों चल रहे हैं किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। जो सिलेबस तुम लोगों को मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो बस आज 28 तारीख हो गया, 29, 30 2 दिन में ये समाप्त कर दूंगी आदमी नामा, ठीक है। और इसके बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा, और फिर जुलाई महीने से आपकी शुरू हो जाएगी पढ़ाई। फिर एक फूल की चाह, गिल्लू, गिल्लू पाठ जो है वो संचयन का है। आप लोगों को पता होगा कि आपकी 2 पुस्तकें हैं, एक स्पर्श और एक संचयन। तो संचयन का ये पाठ है गिल्लू, और फिर स्मृति अगस्त महीने में, और फिर सितंबर महीने में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, हाफ ईयरली। तो जितने पढ़ाई हुए रहेंगे उन सबकी रिवीजन, फिर पत्र लेखन, नारा लेखन, संदेश लेखन, ये सब बाकी है। यानी मुझे अगस्त तक ये सब कंप्लीट करवा देना होगा। तो इसके साथ ये कंप्लीट तभी हो पाएगा जब आप सभी बच्चे मेरे साथ चलेंगे। ये नहीं कि मैं चलते 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 काफी आगे निकल गई और मेरे बच्चे पीछे छूट गए। ये पढ़ाई हो रही है किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो टीचर्स के साथ बच्चों का को चलना पड़ेगा, चलना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई की सार्थकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और सभी बच्चों को साथ में चलना है, ये नहीं कि जो हमारे कमजोर बच्चे हैं, कमजोर कोई नहीं होता है, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है। बस एक कहावत है ना कि जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितना परिश्रम करोगे और परिश्रम का फल उतना ही मीठा होगा। अब मान लीजिए जो बच्चा 24 घंटा में 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहा है, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और जो बच्चा सोचेगा कि चलो वो पढ़ रहा है, हमको क्या मतलब है, हम आराम करें, परीक्षा में उससे पूछ कर लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं थोड़ा शुरू कर दूं। आदमी नामा, आदमी नामा कविता। पहले मुझे बच्चों बताइए आदमी शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से आदमी शब्द क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से आदमी संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है। मैम संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा। कौन सी संज्ञा, संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। हाँ, जातिवाचक, जातिवाचक हाँ, संज्ञा। जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। अब आदमी शब्द में नामा शब्द जुड़ गया, आदमी नामा, तो क्या बन गया वो, आदमी नामा। आदमी शब्द में भाववाचक। 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 आदमी शब्द में कहते हैं ना कि ये कहने के लिए तो आदमी है, मगर इसमें आदमियत है ही नहीं। आदमियत, आदमी नामा, ये सारे जो है शब्द भाववाचक हैं, ठीक है। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति से एक व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन व्यक्तित्व,
इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, भाववाचक। भाववाचक। ठीक है, तो इसी तरह आदमी नामा जो कविता है इसके कवि हैं नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी इसके रचनाकार हैं और इन्होंने 1735 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1830 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आदमी नामा कविता नजीर अकबराबादी का, इनके बारे में कवि का परिचय मैं थोड़ा देना चाहूंगी बच्चों। नजीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वहीं इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। सबसे पहले बच्चों हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द उर्दू के हैं, तो उर्दू के शब्दों की क्या हिंदी होती है वो जानना पहले अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखिए बादशाह। बादशाह यानी राजा। राजा। मुफलिस, मुफलिस यानी गरीब या दीन दरिद्र, यानी गरीबी की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं मुफलिसी का मारा, यानी गरीबी का मारा, मुफलिस। गदा, गदा यानी भिखारी या फकीर। जरदार, जरदार यानी मालदार, मालदार या दौलतमंद, उसको कहते हैं जरदार। बेनवा, बेनवा यानी कमजोर। नियमत, स्वादिष्ट भोजन। इमाम, नमाज पढ़ने वाला। ताड़ता यानी ताड़ना, कहते हैं ना वो मेरे मन की बात को ताड़ लेता है, तुरंत ताड़ लेता है। ताड़ लेना का मतलब होता है भांप लेना, है ना। खुतबा ख्वां, खुतबा ख्वां का अर्थ होता है कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, उसको कहते हैं खुतबा ख्वां। अशराफ, शरीफ शब्द का बहुवचन, जैसे हम लोग के हिंदी में होता है ना एक वचन बहुवचन, उसी तरह अशराफ शब्द का अर्थ होता है शरीफ शब्द का बहुवचन। शाहिबे इज्जत यानी इज्जतदार। शाह, राजा या सम्राट। वजीर, मंत्री। मुरीद, भक्त, शिष्य या चाहने वाला। पीर, धर्मगुरु, संत, भगवान का भक्त। नजीर, कवि का नाम, मिसाल। कबीर का नाम ही है नजीर अकबराबादी, लेकिन नजीर शब्द का अर्थ बच्चों हम लोग एक उदाहरण के रूप में, मिसाल के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना कि कितना बढ़िया उसने नजीर प्रस्तुत किया है। नजीर यानी मिसाल, उदाहरण। ठीक है। जान वारना, प्राण न्यौछावर करना। पगड़ी उतारना, इस कहते हैं ना उसकी पगड़ी मिट्टी में मिला दी। पगड़ी मतलब इज्जत, किसी को बेइज्जत करना या अपमानित करना। कारे, कारे का अर्थ होता है काम या कार्य। दिल पजीर, दिल पजीर का अर्थ होता है दिल को लुभाने वाला, जिसे दिल माने या जो दिल को अच्छा लगे। ठीक है, तो अब मैं इस कवि के बारे में बता रही हूँ। तो नजीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। लुत्फ उठाना मतलब आनंदित होना, मजा करना। और ये नजीर अकबराबादी कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हिंदुओं का पर्व है, त्योहार है, तो मैं मुस्लिम होकर क्यों जाऊं, ये इनकी भावना नहीं थी। और कहा जाता है बच्चों, जितने जो कवि होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक धर्म रक्षक होते हैं या जो लेखक होते हैं, ये इन सभी भावनाओं से परे होते हैं। उनके दिल में मनुष्य प्रधान होता है, परिस्थितियां प्रधान होती है, समस्याएं प्रधान होती हैं, न कि जात पात। और जो लोग इस जात पात को मानते हैं, फिर वो सही मायने में न तो एक कविता की रचना कर सकते हैं, न किसी चीज की आलोचना कर सकते हैं, न कुछ बढ़िया लिख सकते हैं, और न महान लेखक बन सकते हैं, न धर्म के प्रति, जिनके मन में धर्म के प्रति अगर थोड़ी सी भी स्वार्थ की भावना आ जाएगी, वो सही मायने में न तो धर्म रक्षक कहे जाएंगे, न धर्म गुरु कहे जाएंगे, न पीर कहे जाएंगे, न फकीर कहे जाएंगे। तो नजीर अकबराबादी उन्हीं कवियों में से एक थे जिनको धर्म के प्रति कोई ये नहीं थे कि ये मेरा धर्म है तो हम मुसलमानों को ही बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा करेंगे, उन्हीं के बारे में लिखेंगे, ऐसी बात नहीं थी। तो ये हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उसमें शामिल होकर दिलो जान से उसका आनंद भी उठाते थे। मियां नजीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। बहुत कवियों में ये विशेषता होती है कि कोई दृश्य तुरंत देखे और तुरंत 2 पंक्ति 4 पंक्ति का नज्म तुरंत कोई रचना कर दी है। तो ये इनमें बहुत खासियत थी, इनमें बहुत ही विशेषता थी नजीर अकबराबादी में।
अपने टट्टू पर सवार नजीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में रोककर फरियाद करता था कि उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक रखने वाली कोई नज्म कह दीजिए। अब नजीर अकबर आबादी अपना टट्टू अपने घोड़े पर सवार होकर जब रास्ते में जाते रहते थे तो कोई भी सामान बेचने वाला, फेरी वाला आता और उनको कहता, हुजूर मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, यानी मैं सब्जी बेचने वाला हूँ, फल बेचने वाला हूँ, या कोई भी बोझा उठाने वाला हूँ, या मजदूर हूँ, हमारे पेशे से संबंधित हुजूर आप जरा नज्म की रचना कर दीजिए। और सभी को पता था कि ये उस नज्म रचने में उनको महारत हासिल थी, यानी ये इसमें पारंगत थे। तो नजीर क्या करते थे, आनन फानन में यानी चुटकी बजाते, है ना, एक नज्म रच देते थे। और यही वजह है कि भिश्ती यानी पानी ढोने वाला, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती यानी जो रोजमर्रा का सामान बेचने वाले, ये सब तक नजीर की रची नज्में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। यानी जितने लोग थे ये अपने काम को करने के वक्त क्या करते थे, नजीर अकबर आबादी जैसे 4 पंक्तियों का कोई नज्म रचना कर देते, बस ये लोग उसको सीख लेते थे। ये बेशक पढ़े नहीं होते थे, लेकिन ऐसे लोगों में सीखने की, सुनने की, याद करने की बड़ी अच्छी ताकत होती है। बस ये लोग सुन लेते थे, सीख लेते थे और वही नज्म गा गा कर अपना सामान बेचते थे। तो वही गीत गाकर गुजर करने वालियों के कंठ से भी नजीर की नज्में ही फूटती थी। और गीत गाकर एक समाज, हमारे एक वर्ग ऐसा है हमारे समाज में, आप लोगों ने देखा होगा रुदाली फिल्म या सुना होगा उसके बारे में। रुदाली आप लोगों को पता है? नहीं पता है ना? नेट पे सर्च कीजिएगा, देखिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा। रुदाली डिंपल कपाड़िया की पिक्चर है ये रुदाली। रुदाली शब्द आया है रुदन से। रुदन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बता सकता है? रुदन का मतलब होता है रोना, क्रंदन, रुदन, क्रंदन, ये सब रोना। तो रुदाली रुदन से बना है रुदाली। हमारे समाज में एक वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जिसका काम होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह में गाने वालियों को बुलाया जाता है, पता है ना, जो ढोलक लेकर आती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, है ना, तिलक के समय या हल्दी के समय या मड़वा जब होता है उस समय। तो ये समाज की ये महिलाएं हैं, ये इनका एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है। अब मान लीजिए हमारे इस भागम भाग के समय में हमारे पास आज के जमाने में जो नौकरी पेशा लोग हैं या जिनके पास समय नहीं है, आजकल विवाह में भी 4 दिन 5 दिन लोग नहीं लगाते हैं, एक ही दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट, शादी, रिसेप्शन, बस खत्म। क्योंकि आज के दौर में सभी नौकरी पेशा हैं और किसी के पास इतना समय नहीं है कि 10 दिन जाकर किसी के यहाँ गेस्टिंग करें और शादी को बहुत ज्यादा बृहद रूप में उसको आनंद मनाएं। तो गाने के लिए भी इच्छा है कि भाई हमारे बेटी की शादी है तो गाना भी होना चाहिए। जैसे ये आप लोग देखते होंगे शारदा सिन्हा वगैरह लोग जो छठ की गीत गाती हैं, शादी की गीत गाती हैं ना, कभी सुनिएगा आप लोग इन लोगों को। तो ये वर्ग है जो गाने का काम करते हैं शादी विवाह में, खुशी के अवसर पर, या किसी के घर में पुत्र हुआ या कोई भी किसी अच्छी चीज की प्राप्ति हुई। तो एक वर्ग ऐसा है जो रोने का काम करता है, रुदन जिसको कहते हैं, रुदाली। और ये रोने का काम वो लोग कब करते हैं? मृत्यु के समय। अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो आप बच्चे हैं अभी नहीं पता है, लेकिन आप अपने घर में पता कीजिएगा, पूछिएगा जो आपके घर में दादी नानी या जो भी मम्मी होंगी कि मृत्यु के समय जब सारा सामग्री रखा जाता है जिसको छू कर पंडितों को दान किया जाता है, उस समय एक विधि होती है जिसको कहते हैं पगड़ी बंधाई। घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, सबसे जो बड़ा पुत्र या जो भी, उसके सिर पर पगड़ी पंडित जी पगड़ी बांधते हैं। और वो पगड़ी बंधाई की जब रस्म होती है उस वक्त घर की जितनी महिलाएं हैं उनको रोना होता है। वो एक रस्म है। आई बच्चों बात समझ में? उस रस्म के वक्त रोना होता है ना। तो वो जानबूझकर कोई नहीं रोता है, वो रुलाई आ ही जाती है, क्योंकि पंडित जी वो उस मंत्र को पढ़ते हुए सिर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते हैं कि आप अब इस घर की सारा जो घर की जिम्मेदारी है अब आपके कंधों पर, आज से आप इस घर के मुखिया हैं, क्योंकि आपके घर से, आपके जो घर में बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु के बाद अब इस परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और ये पगड़ी बांधना मतलब इस बात का सूचक होता है कि आपको इस घर का मुखिया नियुक्त किया जाता है। सम्मान देना, पगड़ी बांधना मतलब सम्मान देते हुए
उनको इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि अब इस परिवार के मुखिया आप हुए और इस परिवार को आपको संभालना है। तो ये जैसे ही पंडित बोलता है तो उस घर की जितनी महिलाएं हैं या जो भी है, जो संबंधी आए रहते हैं, जितनी महिलाएं, वो रोने लगती हैं। अब ये समय, जैसे कि मैंने बताया कि शादी विवाह में भी लोगों के पास उतना फुर्सत नहीं है, तो रोने के लिए भी लोग ठीक है सोचते हैं, बैठते हैं, दुखी होते हैं। जरूरी नहीं है कि आंख से आंसू ही आए तो दुखी हैं, लेकिन आंसू इस बात का सूचक है कि हम अंदर से बड़े दुखी हैं। तो उस समय रोने का काम जो वर्ग करता है, ये समाज में इनको कहा जाता है रुदाली। तो ये वर्ग जो है, ये आती है महिलाएं और रोने का काम करती है। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ यस मैम। हाँ। Yes, ma'am. रुदाली फिल्म को तुम लोग, मैं कल फिर पूछूंगी तुम लोगों से, आज सर्च करना सभी बच्चे गूगल पे, रुदाली ये किस चीज पर बेस्ड थी ये पिक्चर, इसमें कौन इसकी नायिका थी, कौन नायक थे, क्या इसकी कहानी है, ये थीम आप लोग देखिएगा। क्योंकि बच्चों सिर्फ हिंदी पढ़ लेना और पढ़ के सुन लेना, प्रश्न उत्तर याद कर देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारे बच्चे नवीनता के साथ साथ प्राचीन परिपाटी को भी जाने समझें। आई बात समझ में? समाज में दो कटु सत्य हैं, एक जन्म, विवाह और एक मृत्यु, तीन चीजें। तो जन्म के